कहते हैं नशा चाहे जैसा हो होता है ये बेकार, शरीर तोड़ता बीमारी लाता कर देता लाचार। नशा आज के युग में एक ऐसा अभिशाप हो चुका है, यदि कोई इसमें फंस जाए तो इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम आपको जिस जगह लेकर चल रहे हैं वो नशे के मरीजों के लिए एक वरदान है। हम बात कर रहे हैं मोगा नशा छुड़ाऊ केंद्र, जो कि मनोवैज्ञानिक और नशा छुड़ाऊ केंद्र है। यहाँ पर हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज एवं अफीम, डोडे, पोस्ट, गांजा, चिट्टा, शराब, हर प्रकार का नशा छुड़वाया जाता है। दूर दूर से मरीज यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर साहब से बातचीत की, जिन्होंने हमें मोगा नशा छुड़ाऊ केंद्र के बारे में जानकारी। आइए लेके चलते हैं आपको मोगा नशा छुड़ाऊ केंद्र मोगा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मोगा नशा छुड़ाऊ केंद्र और बात कर रहे हैं डॉक्टर रवीश जी के साथ, जिन्होंने पहले देश के लिए सेवा की है, एज ए मेजर हैं और अभी यहाँ पर मोगा में पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, तो हम ये बातें जब हम समाज तक पहुंचा पाते हैं तो आप उसका बहुत ही अच्छा माध्यम है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी आप ऐसी जो सेवा दे रहे हैं देते रहिए। सर, 2024 जिसमें आपने हज़ारों की गिनती में लोगों के बुझते चिरागों को एक ज़िंदगी दी है, और वो लोग जो नशे की दलदल में होते हैं, एक फैमिली नहीं बहुत सी फैमिलीज अफेक्टेड होती हैं, उन लोगों को जैसे आपने ज़िंदगी दी है, उनको काउंसल किया है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए हैं, और वो लोग अपने बर्थडे मनाने के लिए, क्योंकि उनका नया बर्थ तो वही है जिस दिन वो नशे की दलदल से बाहर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वही सेवा जो 24 में हमने बहुत दिल लगा कर की है, 25 आ रहा है, हम लोग यही चाहते हैं कि सभी लोग नशे से दूर रहें, और अगर कोई नशा करता भी है फिर भी हमारे पास आए और हम उसको एक ज़िंदगी देंगे। हाँ सर, हमारा प्रण तो यही है, और अभी मुझे 5 साल हो गए पंजाब में काम करते हुए। और जैसे आपने कहा, जब भी हम किसी लड़के को जो नशे के दलदल में फंसा होता है उसको वहाँ उससे निकालते हैं, तो वो ना सिर्फ अपने परिवार को बचा पाता है, वो अपने साथ बाकी जो उसके मित्र होते हैं, जो उसके समाज में बाकी लोग जो नशा कर रहे होते हैं, वो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, जिसको देख के बाकी लोग भी उनको भी ऐसा महसूस होता है कि हम भी छोड़ सकते हैं। और जैसा अब जो काम करते करते हमने इस बात का एहसास किया है कि अगर इंसान, जैसे एक नशा चिट्टा हुआ, ऐसे कई शराब भी एक नशा है, कई और बाकी नशे भी हैं, तो अब हम इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि नशा छोड़ना एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अगर वो घटना भी चालू हो जाए, शराब जैसे कोई पी रहा है, अगर कोई 2 बोतल पी रहा है, तो अगर 1 बोतल पे पिया है तो हम ये भी कोशिश करते हैं, और लोगों को हम यही बताना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं छूट पा रहा तो आप घटाने की में भी हम आपकी मदद करेंगे। एक बार जब वो घटाना चालू कर देते हैं तो उनके अंदर अपने आप एक हिम्मत आ जाती है, तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल के अंदर हम बंद भी करवा पाते हैं। तो इस साल मैं अगर जो हमारा नया प्रण है, इसमें मैं चाहूँगा कि हम अगर छुड़वा भी नहीं पा रहे तो हम घटवा दें, कई नशा, तंबाकू घटवा दें, सिगरेट घटवा दें, या फिर शराब घटवा दें। ऐसे गांजा जो लेते हैं बच्चे, वो अगर उनको घटवा भी देंगे तब भी समाज में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, परिवार को बहुत आराम मिल जाता है। फाइनेंशियल नुकसान बहुत है, हेल्थ के नुकसान बहुत हैं, जो आपके माध्यम से हम समाज में बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि समाज, यंग जनरेशन जब बर्बाद होती है तो पूरा समाज टूटता है। तो हमारी जो कोशिश है वो समाज को बचाने के लिए है। अगर नशा छोड़ेंगे या उसको घटाएंगे भी तो हम समाज को बचा पाएंगे। सर, अगर हम अफ़ीम की बात कर लें, अफ़ीम बहुत कॉमन है हमारे एरिए में, और लोग कहते हैं कि ये हम लोग, अरे किसी को धरंग हो गया तो अफ़ीम ले लिया, किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ गया तो अफ़ीम ले लिया, किसी ने सेक्स में इसको यूज़ कर लिया कि हमारी सेक्स पावर बढ़ जाएगी। तो ये पहले तो वो लेते हैं एक तरह से थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाद में वो लोग आदी हो जाते हैं। और अफ़ीम भी एक बहुत बड़ा नशा जो हमारे पंजाब में है, जिसके आपने बहुत सारे लोगों को ये ज़िंदगी दी है, छुड़वाई है अफ़ीम भी, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें 2-3 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये देखिए सर, जिस भी समाज में कल्चरली एक्सेप्टेड नशा होता है, जैसे हमारे समाज में है अफ़ीम हो गया, डोडा हो गया, कई समाज में कोकेन रहता है, कई समाज में शराब रहती है। तो अगर कल्चरली एक्सेप्टेड नशे होते हैं, उनके साथ कई सारी धारणाएं जुड़ जाती हैं। जैसे आपने बताया, जो रिलेशनशिप बनाने के लिए उनको लगता है ताकत आएगी, या फिर कुछ और अधरंग का दौरा वगैरह, ऐसी कई सारी धारणाएं होती हैं। उसमें कुछ धारणाएं
सही भी होती हैं, जैसे कि दिल जो कोई अगर किसी को जोड़ों का दर्द है बहुत, या कोई किसी को कैंसर की दर्द है, उस सब में मॉर्फिन जो अफीम से ही निकलती है वो एक बहुत अच्छी दवाई होती है, क्योंकि हम दर्द को, कैंसर के दर्द को मॉर्फिन के अलावा किसी और से संभाल नहीं पाते। मतलब आजकल कुछ नई दवाइयाँ भी आ गई, लेकिन पुराने ज़माने में मॉर्फिन ही बेस्ट ट्रीटमेंट रहती थी। तो दर्द के लिए अफीम या मॉर्फिन बहुत ही अच्छा इलाज है जिसको उसकी ज़रूरत है, लेकिन जो इंसान जो आम काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसके लिए अफीम ठीक नहीं है। ना ही वो सेक्सुअल पावर आपकी बढ़ाएगी, ना ही आपको अधर्म के दौरे से बढ़ाएगी। वो पेन के लिए अच्छा है, दिल के दौरे में कभी कभार बहुत अच्छा काम करती है। जो हार्ट अटैक का जो पेन होता है उसको भी पेन एज अ पेन किलर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारी जो धारणाएं हैं कि ये कुछ और फ़ायदा करती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक बार लेते लेते उनको, जब कोई नशा शुरू करता है तो शुरू के 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसको अच्छा लगता है, उसके बाद उसको लत पड़ जाती है, उसे छोड़ा नहीं जाता। खुशी में नहीं लेता, वो मजबूरी में ले रहा होता है। शौक तो, जो मज़ा होता है सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए रहेगा, उसके बाद तो मजबूरी है। और इंसान, हर नशा करने वाला इंसान नशा करते हुए दुखी ही रहता है। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आज मैंने नशा कर लिया, कल नहीं करूँगा, परसों छोड़ दूंगा, 1 महीने बाद छोड़ दूंगा। छोड़ा नहीं जाता और इसी वजह से डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है। सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है नशा करने वाले लोगों में, क्योंकि वो जो सच्चाई है ना अपनी वो समझा पाते हैं किसी को, ना ही समाज समझ पाता है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि विल पावर की कमी है, इसलिए नशा नहीं छोड़ रहा। सर जैसे आप चश्मा लगाते हैं, मैं चश्मा लगाता हूँ, मैं कितनी भी विल पावर लगा लूँ, मेरा चश्मा कभी उतरने वाला नहीं है विल पावर से। मेरी डायबिटीज़ अगर हो जाए मुझे, वो ठीक नहीं होने वाली। तो जिस तरह डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ रहती हैं, कुछ तरीके लाइफस्टाइल चेंजेस बताए जाते हैं, उसी तरह नशे को छोड़ने के लिए भी कुछ दवाइयाँ रहती हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस रहते हैं। इन सबको मिल के साथ में विल पावर काम करेगी, अकेले विल पावर पर काम नहीं हो पाएगा। और हम ये समझें कि जो इस सेंटर में आ जाते हैं लोग, उनको विल पावर, उनके साथ उनकी काउंसलिंग, उनका मेडिसिन, क्योंकि ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसके साथ लोग एक तरह से रिलीफ में आ जाते हैं, जिसका एक साइंटिफिकल, जिसको प्रूवन है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि जब वो लोग नशे में होते हैं, पूरी दलदल में होते हैं, तब हमको कली काउंसलिंग, जैसे आपने बताया, कली काउंसलिंग के साथ नहीं, थोड़ा सा मेडिसिन, थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन, उसके बाद जब वो थोड़ा सा नॉर्मेसी में आते हैं तो फिर हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं, उनकी फैमिली को गाइड कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो पेशेंट एक बार मोगा नशा छुड़ाऊ केंद्र में आ गया, वो लोग ज़िंदगी ले रहे हैं, चेन बना रहे हैं। आप लोगों ने ऐड नहीं कभी की, आपकी ऐड ही वो पेशेंट्स हैं जो बताते हैं कि मैंने वहाँ से लिया, मैं मुझे सर से मिला और मैं अभी ठीक हूँ, तो वो आगे आगे चेन बना रहा। सर इसमें आपने कई सारी बातें की, उसमें मैं एक बात कहूँगा सर, साइड इफेक्ट हर दवाई का होता है। आप पैरास्टामोल की दवाई खाएंगे, उस अगर वो एक समय जितनी चाहिए उससे ज़्यादा खा लेंगे, उससे पेट में छाले पड़ जाते हैं और उससे लीवर ख़राब हो सकता है। ऐसी कोई दवाई, नमक आप ज़्यादा खाएंगे उससे भी परेशानी होगी, चीनी ज़्यादा खाएंगे उससे परेशानी होगी। तो हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। बस ये है दवाई जितनी डॉक्टर ने बताई है, किस तरीके से खानी है और कितने समय में छोड़नी है, अगर आप पूरी तरीके से उसका जैसे बताया उसको एडवाइस को फॉलो करेंगे तो साइड इफेक्ट्स वगैरह आपको नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, चिट्टे से इसका साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है कि जान चली जाती है जो चिट्टे में जाती है, बाकी नशों में जाती है। साइड इफेक्ट ऐसे आते हैं, दांत खराब हो जाएंगे, आंखों पे थोड़ा असर पड़ेगा, फेफड़े में थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन अगर इसको सही तरीके से खाएंगे तो इन साइड इफेक्ट से भी डॉक्टर, जो हम काउंसलिंग करते हैं, लेने का तरीका सिखाते हैं, वो भी इन साइड इफेक्ट के हिसाब से बताते हैं ताकि ये साइड इफेक्ट भी उनको ना हो। और जितने समय के लिए बताया उतने समय के लिए दवाई खाएं और छोड़ दें, तो ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये कहना कि साइड इफेक्ट ही नहीं होते तो गलत है। साइड इफेक्ट हैं, माइनर साइड इफेक्ट्स हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि हाँ, जब पेशेंट नशा छोड़ता है तो चेन तो बनती ही है। वो एक ने नशा छोड़ा, वो अपने दोस्त का छुड़वाने की कोशिश करता है, अपने किसी रिश्तेदार का छुड़वाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से हम समाज की मदद कर सकते हैं कि एक एक से कड़ी जुड़ती जाए और हम समाज को इस नशे की चंगुल से थोड़ा सा बचा लें। सर जैसे आज ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, क्या कहना चाहेंगे कि हम उन लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग नशे करने वाले से नफरत नहीं करो, बल्कि उसके नशे से करो। नशे करने वाला बंदा माड़ा नहीं है, वो तो ज़्यादा ही बढ़िया है। वो उसको अगर आप प्यार से करेंगे, उसकी मजबूरी, जैसे आपने बोला कि पहले तो वो खाता है लेकिन बाद में वो मजबूरी बन जाती है, वो भी उसके आगे घुटने टेक लेता है। जी सर,
एडिक्शन तो यही है सर कि आप चाह के भी उस नशे की लत को नहीं छोड़ पा रहे, तभी एडिक्शन, अगर आपका कंट्रोल रहता तो वो बीमारी ही नहीं होती। ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही कि नशा करने मतलब वी शुड हेट द सिन नॉट द सिनर। उसी तरीके से जो नशे से हमें नफरत करनी चाहिए, नशा जो कर रहा है उससे नफरत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना उस इंसान का हम नशा छुड़ा पाएंगे, ना ही समाज को हम बांध पाएंगे। तो ये जो जंग है, नशा करने वाला हर इंसान अपने आप से लड़ता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसको अपने ऊपर ही आता है। और नए साल का जैसे आप कह रहे हैं कि प्रण जो लड़के नशा कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा, आप ये प्रण कीजिए कि आप मदद लेंगे, जिससे भी आपको लगे, जो आपको घर में कोई एडवाइस देने वाला हो या कोई मेडिकल प्रोफेशनल जिसको आप जानते हो या मिलना चाहते हो, आप बस प्रण लीजिए, एक बार जाके मिलिए, एडवाइस लीजिए। अगर जितनी बार आप हम लोगों से मिलेंगे या किसी भी काउंसलर से मिलेंगे, कुछ ना कुछ हम रास्ते दिखा पाएंगे। हर एक इंसान के लिए रास्ता थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो एक ही एडवाइस सब पे काम नहीं करती। तो अगर आप हमसे मिलेंगे तो हम आपके लिए रास्ता दिखा पाएंगे, नए रास्ते खोल पाएंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस दलदल से हम निकालें। सर, जैसे आप लोग सराउंडिंग्स, जैसे जो नशा खाने वाला है उसकी फैमिली, अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ, उसकी मदर फादर, उसका सराउंडिंग्स, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग हर चीज़ को, जब वो नशे वाला आता है बंदा, जब आपसे बातें करता है, उसको लगता है कि रवीश जी तो हमारे अपने हैं, क्योंकि आप उसकी दिल खोलकर वो जो उसके दिल में भरा होता है, जब वो आपसे डिस्कस करता है, फिर आप उसमें से चीज़ें निकालते हैं कि कहाँ पर हमने इसको टच देना है, कहाँ पर हमने इसकी हेल्प करना। सर देखिए, हर इंसान के कुछ पिलर ऑफ सपोर्ट होते हैं। उसमें एक जॉब होती है, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, समाज में आपकी इज्जत होती है। कई सारे पिलर ऑफ सपोर्ट रहते हैं। एक इंसान की शख्सियत खड़े करने के लिए सब सपोर्ट सिस्टम होता है। जब लोग नशा करने लगते हैं, धीरे धीरे सारे पिलर ऑफ सपोर्ट ख़त्म होते चले जाते हैं। प्रोफेशनली नहीं कर पाता, फैमिली लाइफ गड़बड़ हो जाती है, दोस्ती यारी छूट जाती है। तो जैसे तो कई सारे जो आयाम होते हैं, इन आयाम में हम देखते हैं कि उसको किससे सबसे ज़्यादा ठेस पहुंच रही है, क्योंकि हर इंसान के कुछ सपने होते हैं। जब भी आयाम टूटते हैं, सपने टूटते हैं। तो जिस इंसान का कोई सपना होता है, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, तो उसका नशा छुड़वाना आसान होता है। जब किसी इंसान का कोई सपना नहीं होता, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, तो हमें कोशिश करनी पड़ती है उसको कोई लक्ष्य दे पाएँ, जो कभी या तो उसके मुझे माता पिता से पता लगता है या उसके दोस्तों से पता लगता है कि कभी उसका ऐसा लक्ष्य रहा था। तो अगर हम कोई लक्ष्य दे पाते हैं तो हमें नशा छुड़वाने में थोड़ी मदद हो जाती है, क्योंकि उसके नशे को देखना, नशे को करने का नज़रिया हर एक इंसान का अलग होता है। और जब तक हम उस नज़रिए को नहीं समझेंगे, हम नशे को छुड़वाना वाली प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कर सकते। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सेंटर है हमारा, इसमें हर चीज़ गोपनीय रखी जाती है, किसी के साथ किसी की डिस्कशन नहीं होती। इवन अगर हम पेशेंट से बात करते हैं, अगर उसने बोला कि नहीं हमारी ये चीज़ हमारे घर में भी डिस्कस नहीं करनी, ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें लोग ज़िंदगी लेकर जा रहे हैं और हम उनका हर चीज़ जो सीक्रेसी रख रहे हैं। सर सीक्रेसी तो सर बेसिक एलिमेंट है जो हर मेडिकल प्रोफेशन में हम फॉलो करते हैं। नशा बस नशे के साथ ये रहता है कि कभी कभार नशे करने वाले लोग खुद नहीं आते, कभी कभार उनको उनके माता पिता या फिर उनकी वाइफ लेके आती हैं, तब सीक्रेसी वाला एलिमेंट थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि जब वो प्राइमरी जो केयर गिवर है वही लेके आया है, तो तब तो हम उनसे डिस्कस करते हैं, उनके थ्रू हम प्लान बनाते हैं। और ये देखा गया है, जब भी फैमिली मेम्बर्स ट्रीटमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनते हैं तो इलाज का रिजल्ट अच्छा होता है। जब भी प्राइमरी केयर गिवर्स को पता ही नहीं होता लड़का नशा कर रहा है या फिर नशे की इलाज करा रहा है, तो रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आते। तो इस प्राइवेसी जो सीक्रेसी वाला जो मामला है, वो प्राइमरी केयर गिवर के एलिमेंट हम चाहते हैं कि वो खुद ही डिस्क्लोज़ कर दे, घर पे बता दे कि मैं नशा करता था और मैं नशे की गोलियां ले रहा हूँ, तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसके अलावा हम किसी और इंसान को ये इन्फॉर्मेशन कभी कन्वे नहीं करते। रवि जी, आपने हमें पहले भी, आज से मेरा ख्याल है साल हो गया होगा, पहले भी आपने हमें समय दिया, आज भी समय दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। और वो लोग जो नशे की दलदल में, क्या कहना चाहेंगे कि कितना भी ज़्यादा नशा कोई करता हो, चाहे वो चिट्टे में बिल्कुल डूब चुका हो, तो भी अगर आ जाए तो हम उसके लिए कोई ना कोई जो है सेवाएं यहाँ दे सकते हैं। ना तो उसको हमारी मेडिसिन के साथ बाद में तोड़ लगेगी, ना ही उसका कोई प्रॉब्लम आएगा।
जैसे आपने बताया कि जैसे हम गाइड करेंगे, अगर वो हमारे रूल्स को फॉलो करेगा तो? सर देखिए, जो सक्सेस रेट जब हम बात करते हैं तो सर देखिए 100 में 100 पेशेंट्स की हम मदद, जैसा रिज़ल्ट वो चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन फैमिली मेम्बर्स की है या फिर पेशेंट की क्या है, डॉक्टर की क्या है, ये हर एक पेशेंट पे वेरी करता है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि आप 100 में से 20 से 30% लोगों का नशा छुड़वा सकते हैं। 20 से 30 लोग ऐसे रहेंगे जो नशा पूरी तरह छोड़ देंगे लेकिन गोलियां ज़िंदगी भर खाते रहेंगे, या बाकी जो 20 या 30% बच जाते हैं वो कभी नशा करते हैं, कभी गोली छोड़ते हैं। तो वो पेशेंट किस ग्रुप में आएगा, ये उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी फैमिली में सपोर्ट कैसा है, उसकी जॉब कैसी चल रही है, कई सारे पैरामीटर डिसाइड करते हैं। लेकिन चाहे पेशेंट किसी भी तरीके का हो, हम पूरी मदद देने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से एक टेलर मेड प्लान बनाते हैं जो उसके लिए सही रहेगा। और कभी कभार अगर पेशेंट्स रिलैप्स भी कर जाते हैं, वापस जाकर नशा भी करते हैं, तो हम फिर उतनी ही मेहनत से दोबारा उनके लिए एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि नशा एक बार में छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लोगों से कई बार गलतियां होती, कई बार रिलैप्स होते हैं, 4 या 5 रिलैप्स यूजुअली हो जाते हैं पेशेंट्स के। पहली बार में आके कोई गोली लेके नशा नहीं छोड़ देता, तो जितनी बार भी वो फिसलता है तो हम उसका फिर हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, मदद देने की कोशिश करते हैं। और नशा छोड़ना आसान नहीं है। हम अपने जितने भी मेरे पेशेंट ने नशा छोड़ा है, जो छोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें उनको वो एक जंग अपने आप से लड़ रहे हैं और हमें उनको खुद सपोर्ट देना चाहिए। दीज आर वेरी ब्रेव पीपल। हर कोई मदद मांगने आता नहीं है, शर्म आती है लोगों को मदद मांगने के लिए। जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, दे आर ब्रेव पीपल, जो अपनी कमज़ोरी को हमारे सामने आके बता पा रहे हैं और मदद मांग पा रहे हैं। मदद मांगना आसान नहीं होता, खासतौर पे नशा करने वाले लोगों के लिए। रवि जी, अगर हम बात कर लें डिप्रेशन की, तो ये लेडीज़ में ही लोगों को लगता है कि ज़्यादा होता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक जेंडर में ज़्यादा होगा। ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि मूड फ्लक्चुएशन जो समाज में हम देखते हैं, मूड फ्लक्चुएशन आपको लेडीज़ में ज़्यादा मिल सकते हैं। जब ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी भी लेडी को पीरियड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, उसके हार्मोनल्स फ्लक्चुएशन होते हैं। हार्मोन फ्लक्चुएशन से इरिटेबिलिटी, उदासी आना, काम पे ध्यान ना दे पाना, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये सोली बिकॉज ऑफ जो पीरियड्स उनको आते हैं, उसमें जो हार्मोन फ्लक्चुएशन उसकी वजह से होता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि लेडीज़ हमसे कमज़ोर होती हैं या पुरुष ज़्यादा डिप्रेशन से बचे रहते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा ये धारणा पूरी तरह गलत है कि लेडीज़ को डिप्रेशन ज़्यादा होता है। बस उनका मूड का फ्लक्चुएशन उनके हार्मोन्स की वजह से है। अदरवाइज़ पुरुषों में भी उतना डिप्रेशन देखा जाता है जितना लेडीज़ में देखा जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जब बच्चे को जन्म होता है, उसके बाद प्रेगनेंसी में, और तब भी थोड़ा सा मतलब जैसे एक कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद एक डिप्रेशन तो आना ही आना है, और उसको कई बार घर वाले जो है एक्सेप्ट भी नहीं करते, इन-लॉज जो होते हैं, जो हस्बैंड होता है। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक उनको ये समझना होगा कि ये तो एक ऐसा डिप्रेशन है जो एक प्रक्रिया ही है? सर देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी बच्चे के पैदा होने के बाद उदासी, या पोस्टपार्टम साइकोसिस यानी बच्चा के पैदा होने के बाद कुछ मानसिक विकार आ जाना, ये सब देखा गया। बट लेकिन बीमारियां हैं, दीज आर एक्सेप्शनल। बहुत ही कम लोगों में ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि हर केस में ऐसा होता है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, जब भी हार्मोन्स बदलते हैं, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जब उसके प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन का फ्लक्चुएशन जब आता है, तो वो उनका चिड़चिड़ा हो जाना, थोड़ी थकावट सी महसूस करना, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी को करवाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। उससे नींद ज़्यादा आती है, थकावट महसूस होती है, और उससे चिड़चिड़ापन वगैरह भी आ सकता है। तो अगर जो उनके केयर टेकर्स हैं, हस्बैंड हैं या इन लॉज हैं, अगर उनको पता नहीं है कि दीज आर नॉर्मल, कि ऐसे मूड का फ्लक्चुएशन आना आम है, तो हम लेडी का ख्याल नहीं रख पाएंगे। और अगर लेडी उदास रही या फिर परेशान रही प्रेगनेंसी में, तो उसका बच्चे पे असर पड़ेगा। और ऐसी प्रेगनेंसी जब ख्याल नहीं रखा जाता, तभी उसके बाद चांसेस भी हैं कि आपके जब डिलीवरी हो जाएगी, तो उसके बाद भी डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब प्रेगनेंसी के दौरान उसका ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि कुछ धारणाएं थी कि इसने ऐसा बिहेव क्यों किया, वैसा बिहेव क्यों किया, तो प्रेगनेंसी के बाद जब वो उसका सिजेरियन हुआ है या उसको कोई और ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हुई है, थक गई थी या फिर दूध नहीं आया था, उसकी वजह से कई सारी परेशानियों से खुद लेडी गुजर रही होती है।
अगर उसके केयर टेकर्स को पता नहीं है कि ये समय ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत उदासी आना नॉर्मल है, थोड़ा चिड़चिड़ापन वगैरह आना नॉर्मल है, तो ना उस बच्चे का ख्याल हो पाएगा, ना उस लेडी का ख्याल हम रख पाएंगे, और उससे उस परिवार में जो भगवान ने खुशी उनको दी है, उस खुशी को सहेज नहीं पाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे कि कोई भी डिप्रेशन वाला पेशेंट है तो वो आ सकता है, और उसके लिए भी ये जो है सेंटर सेवा का केंद्र बनकर सेवा करता है? सर जो भी साइकेट्रिक आस्पेक्ट की बीमारियां रहती हैं हम सबको कवर करते हैं। हाँ, यहाँ पर नशा एक प्रमुख क्लाइंटेल है हमारा, नशे करने लोग प्रमुख क्लाइंट्स हैं, लेकिन जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको भी हम देखते हैं। उनका भी कभी लेडीज़ भी आते हैं डिप्रेशन के साथ, या साइकोटिक इलनेसेस जिनको होती हैं वो भी आते हैं, या बच्चे भी आते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रख पाते, या फिर ADHD या ऑटिज़म के बच्चे भी आते हैं हमारे पास। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे बच्चों की आपने बात की है, तो बच्चों में आजकल बिहेवियर चेंज बहुत ज़्यादा है। मोबाइल तो वो खाने के लिए भी मोबाइल को ही यूज़ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम लोग दारू की, शराब की और ये एडिक्शन कहते हैं, तो मोबाइल की भी एक एडिक्शन हो? सर बिहेवियरल एडिक्शन बहुत ही कॉमन है सर, और इसमें मैं सर, लेकिन मैं बच्चों को ब्लेम नहीं करूँगा। ये सर बच्चे घर के बॉस नहीं होते, माँ बाप होते हैं। आप न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, अब जोड़े बड़े परिवार नहीं होते, माँ बाप के उतना समय नहीं रह पाता बच्चों को देखने, दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, चाचा ताया साथ में नहीं है, तो बच्चों को संभालने का समय माता पिता के पास भी कम है। तो बच्चे को अगर दादी खाना नहीं खिलाने के लिए है तो बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हैं, और बाद में बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे को फ़ोन की आदत पड़ गई। फ़ोन तो हम ही लोगों ने बच्चों को दिया है ना, और अपनी सुविधा के लिए दिया है, तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है। हाँ, लेकिन ये फ़ोन अगर हम बच्चे को बहुत ऐसा माना जाता है, अगर 30 मिनट से ज़्यादा एक बच्चे ने एक दिन में फ़ोन देखा तो धीरे धीरे उनकी अटेंशन ख़राब हो जाएगी, काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, हर चीज़ में जल्दबाजी करेंगे। तो लेकिन एक फ़ोन का इस्तेमाल अब एक समाज की एक ज़रूरत बन गया है। फ़ोन से आप कब तक बच्चे को बचाएंगे, लेकिन फ़ोन देखने की अगर कुछ अच्छी हैबिट्स बनाई जाएँ कि आप खाना खाते टाइम फ़ोन नहीं देखेंगे, आप सिर्फ इतने समय के लिए फ़ोन देखेंगे। जब भी आप फ़ोन देखेंगे, जो फ़ोन में कंटेंट देख रहा है वो माँ बाप ऑब्जर्व करेंगे, किस तरीके के चैनल आप देख सकते हैं, किस तरीके के चैनल आप नहीं देख सकते, किस तरह की मूवीज़ आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर बच्चे को आप फ़ोन पकड़ा देंगे और यूट्यूब में या नेट पे कुछ भी देखेगा तो बच्चे पे बहुत बुरा असर आएगा। लेकिन आजकल कई अच्छे चैनल्स आ गए हैं यूट्यूब में, या फिर आप अपने फ़ोन में लॉक लगा सकते हैं कुछ चैनल्स के लिए। तो उतनी मेहनत माँ बाप को करनी पड़ेगी अगर वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं जहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए कोई और है नहीं। लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन अपने लिए भी रखना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं आप फ़ोन नहीं देख सकते, तो आपको भी अपना फ़ोन साइड में रखना पड़ेगा। आपको बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने जाना पड़ेगा या उनके साथ लूडो खेलना पड़ेगा। अगर आप फ़ोन देखते रहते हैं, आप बच्चों को नहीं कह सकते कि आप फ़ोन ना देखो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और जो भी दर्शक इस चैनल से माध्यम से देख रहे हैं, फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। और टाइम लेकर जो भी लोग नशे की दलदल में हैं वो अपनी ज़िंदगी को और खुशनुमा बना सकते हैं। और नशा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, जो भी लोग नशे में थे, बहुत सारे लोग जो है यहाँ से सेवा लेकर एक नई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने नए जन्मदिन मना रहे हैं कि हमने उस दिन को छोड़ा था। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।